स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारा एफएसएच एंड द टेस्टोस्टेरोन। एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन अभी हम लोग लास्ट स्लाइड में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो टेस्टोस्टेरोन है और जो एफएसएच है किस तरह से हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को रेगुलेट करता है। नाउ टेस्टोस्टेरोन जो है हम लोगों ने देखा कि लीडिंग सेल से एलएच के स्टिमुलेशन होने के बाद वो सिक्रीट होता है। अब ये जो लीडिंग सेल्स है, लीडिंग सेल्स जो नॉर्मली चाइल्ड के टेस्टिस में जन्म होने के कुछ सप्ताह तक ही रहता है और वो 10 साल होने होने तक वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है, लीडिंग सेल्स फाइनली बचता नहीं है। जो टेस्टोस्टेरोन जो सिक्रीटेड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के रेसिप्रोकल में होता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन अगर ज्यादा सिक्रीट हो जा रहा है तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा कि आप उसको कम बनाएं, और अगर कम सिक्रीट हो रहा है तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि आप ज्यादा अमाउंट में उस चीज को सिक्रीट करें। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि whenever secretion of testosterone becomes high, automatic negative feedback effect decreases the secretion of both LH and FSH to reduce the secretion of testosterone। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो एक ऑटोमेटिक निगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पास ताकि एलएच और एफएसएच के सिक्रीशन के लेवल को कम किया जाए। और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपको पॉजिटिव फीडबैक देता है, कब? जब वो कम हो जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में कम बनने लगता है तो वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि आप एलएच और एफएसएच को ज्यादा मात्रा में बनाना शुरू करें। जैसे ही एलएच और एफएसएच ज्यादा मात्रा में बनना शुरू होता है, इस तरह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ते चला जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एफएचएच और टेस्टोस्टेरोन दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस को होने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारा जो टेस्टिस का है अगर वो स्पर्म बनाने में असफल होता है, कम बनाता है या नहीं बना पाता है, तो जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो स्पर्म के प्रोडक्टिविटी को वो बढ़ा देता है, और जैसे ही स्पर्म ज्यादा बन जाता है एफएचएच उसको घटा भी देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक स्पर्मेटोजेनेसिस का दोनों कंट्रोल होता है आपको टेस्टोस्टेरोन से एंड द एफएसएच से। This slide shows the role of testosterone in male। मेल के केस में हम लोगों को ये देखना है कि टेस्टोस्टेरोन कब बनता है और कब तक सिक्रीट होते रहता है। दी ये जो आपको ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं और एक ब्लू लाइन देख रहे हैं, रेड लाइन जो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन को दिखा रहा है, ब्लू लाइन स्पर्म प्रोडक्शन को दिखा रहा है। जो रेड लाइन है आप देखिए जन्म के 5वां से 7वां सप्ताह में, जन्म नहीं सॉरी एम्ब्रियोनिक स्टेज के 5th और 7th वीक से ही टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन जब एम्ब्रियोनिक स्टेज के 5th और 7th स्टेज से जब बनना शुरू हो जाता है, उसी समय से वो आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाना भी शुरू करता है, और सिर्फ बनाना शुरू नहीं करता है, फीमेल ऑर्गन्स ना बन जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना बन जाए उसको भी रोक के रखता है। तो टेस्टोस्टेरोन का 2 काम है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाना एज वेल एज एट द सेम टाइम फीमेल जेनाइटल ऑर्गन को बनने के लिए रोकना है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा 12, 13, 14 साल से ये सिक्रीट होना शुरू करता है, स्पर्म बनना शुरू होता है, और प्यूबर्टी इसको बुलाया जाता है। पूरे एडल्ट एज को क्रॉस करते हुए लगभग 70 साल तक स्पर्म जो है 100% बनते रहता है। 80 साल का जब एज हो जाता है मेल का तो स्पर्म प्रोडक्शन लगभग 50% हो जाता है। यहाँ पर देखिए स्पर्म प्रोडक्शन 50% हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन कभी भी बंद नहीं होता है। तो मेल के केस में टिल 80 जो है हमारा, उसके आगे भी जो एज है 50% स्पर्म का प्रोडक्शन हमेशा होते रहता है। तो ये था ओवरऑल एक टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच का रेगुलेशन। नाउ वी विल सी द सेम केस इन केस ऑफ फीमेल। दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। स्पर्मेटोजेनेसिस से oogenesis जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया है कि वो हल्का सा थोड़ा स्लाइटली कॉम्प्लेक्स भी है। हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस केस में देखा कि वहां पे एफएसएच, एलएच और एक तीसरा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, तीनों मिल करके कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं, और एक चौथा हार्मोन है इनहिबिन जो कि सारे प्रोसेस को एक स्टेज पर आकर के रोकता भी है। तो इस तरह से हम लोगों ने पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन स्पर्मेटोजेनेसिस का देखा। अब हम लोग पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन ओवरी में देखेंगे, फीमेल्स के केस में देखेंगे। यहाँ पर भी वही चीज है
फीमेल्स का जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस है, वो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट करता है और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन आपको एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है 2 तरह का हार्मोन बनाना शुरू करेगा, एलएच और एफएसएच। एलएच और एफएसएच जो है दोनों एक्ट करता है ग्रैनुलोसा सेल्स पर और थीका सेल्स पर। ग्रैनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी दोनों सेल्स पर जब वो एक्ट करता है तो वे दोनों सेल मिल करके 2 अलग सेक्स हार्मोन बनाना शुरू करता है। उसमें से एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। उसमें से एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है? तो अब इसको देखना है कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन में 2 इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन, उसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरिन, और जो कि स्टिमुलेशन जो कि रेगुलेट होता है एफएसएच एंड एलएच के स्टिमुलेशन के बाद। अब देखिए जो एस्ट्रोजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है उसका नाम है एस्ट्राडायोल, एंड प्रोजेस्टेरॉन जो एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो प्रोजेस्टिन फैमिली का जो हार्मोन होता है उसका एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन फैमिली का जो मेन काम होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का जो मेन काम होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल। फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसके डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉलिकल जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकुलर ग्रोथ होता है उसके ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वहीं प्रोजेस्टेरॉन जो पोस्ट ओव्यूलेशन यूटेरस को तैयार करता है। अगर फीमेल प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो रही है तो उसके यूटेरस को, उसके ब्रेस्ट को वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करते रहता है। और जितना हार्मोन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो यूज होना रहता है वो यूज हो जाता है, और जो यूज नहीं होना रहता है, जो बच जाता है, वो यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट हो जाता है, और कुछ का लीवर सेल्स के अंदर में भी डिटॉक्सिफिकेशन या डिग्रेडेशन होता है। अब हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे कि एस्ट्रोजन मेनली काम क्या-क्या करता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजेंस का जो मेन काम है वो है कि फीमेल के सेक्स ऑर्गन और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी टिश्यूज हैं उनको प्रोलिफरेट करवाना, मल्टीप्लाई करवाना, उनको ग्रोथ करवाना। बचपन में के दौरान एस्ट्रोजेंस जो है काफी कम मात्रा में, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में वो सिक्रीट होता है। पर जैसे ही प्यूबर्टी एज आता है, जो एस्ट्रोजेंस का जो लेवल है वो 20 गुना अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि एफएसएच और एलएच भी प्यूबर्टी एज में हाई मात्रा में, हाई क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में सिक्रीट होना शुरू होता है। इसीलिए एस्ट्रोजन भी प्यूबर्टी एज में 20 गुना अधिक तक बढ़ करके सिक्रीट होता है, जिसके कारण फीमेल्स का जो सेक्स ऑर्गन का साइज है, ओवरी का साइज है, फैलोपियन ट्यूब्स का साइज है, यूट्रस का साइज है, सर्टेन टाइम्स चेंज हो जाता है। अब एस्ट्रोजन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूबर्टी में ब्रेस्ट के इनिशिएशन करवाने के लिए, और अगर प्रेगनेंसी पीरियड अगर आने से पहले उसको एक मिल्क प्रोड्यूसिंग apparatus के रूप में उसको तैयार करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोला जाता है एस्ट्रोजेंस। अब यंग स्टेज में किसी भी फीमेल का हड्डी कमजोर नहीं होता है, क्योंकि एस्ट्रोजेंस जो है बोन को एक ग्रोथ प्रोवाइड करवाता है, ताकत प्रोवाइड करवाता है, कैल्शियम और फॉस्फेट का एक्युमुलेशन जो है बोन में वो करवाने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो इसी कारण से यंग स्टेज में, प्यूबर्टी स्टेज में, एडल्ट स्टेज में फीमेल्स का जो हड्डी है वो कमजोर नहीं होता है, काफी मजबूत होता है। नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का जो मेन काम शुरू होता है वो ओव्यूलेशन के बाद शुरू होता है। वो यूट्रस को तैयार करता है। अगर फीमेल का ओवम के साथ एक जो स्पर्म फर्टिलाइज कर गया, नाउ द जाइगोट विल फॉर्म, फीटस का प्रोडक्शन होगा। तो फीटस के पालन पोषण के लिए जो जगह चाहिए होगा यूट्रस, उसको प्रोजेस्टेरॉन जो है उसको प्रिपेयर करता है उस यूट्रस को। तो एस्ट्रोजन का काम ओव्यूलेशन से पहले या ओव्यूलेशन तक है। प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम शुरू होता है ओव्यूलेशन के बाद और यूट्रस को तैयार करने में। अब देखिए प्रोजेस्टेरॉन जो है फैलोपियन ट्यूब्स को भी एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, ताकि वो इम्प्लांटेशन जो फर्टिलाइज जो एग है वो यूट्रस में इम्प्लांट करने के दौरान उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो प्रोजेस्टेरॉन उसको प्रोवाइड करता है। नाउ प्रोजेस्टेरॉन जो है यूट्रस को, वॉल को भी तैयार करता है। एक
एटमॉस्फेयर तैयार करता है ताकि जो डिवाइडिंग ओवम है, फर्टिलाइज्ड ओवम है, वो उसके अंदर में आ करके अच्छे से रहे और उसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए प्रोजेस्टेरॉन यूटेरस को हेल्प करता है यूटेराइन मिल्क सीक्रेट करने के लिए। यूटेराइन मिल्क सीक्रेट जो करता है वो डिवाइडिंग ओवम को एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नाउ प्रोजेस्टेरॉन आल्सो प्रमोट्स डेवलपमेंट एंड स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट। वो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट और स्वेलिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट सोच इंपॉर्टेंट बात यह है, एस्ट्रोजेन हो या प्रोजेस्टेरॉन हो, दोनों फीमेल के ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए, स्वेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट मिल्क प्रोडक्शन के लिए एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। उसके लिए एक अनदर हार्मोन है दैट इज प्रोलैक्टिन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कभी भी कि फीमेल के मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीशन होने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज नॉट द प्रोजेस्टेरॉन और द एस्ट्रोजन, दैट इज ओनली द प्रोलैक्टिन। नाउ जस्ट सी दिस ग्राफ। इस डायग्राम को भी देखिए, जो रेगुलेशन के डायग्राम्स को दिखा रहा है और ये ग्राफ है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जो रेगुलेशन का जो डायग्राम दिया हुआ उसको देखना है कि जो रेगुलेशन का जो डायग्राम है उसमें ये देखना है कि कैसे हाइपोथैलेमस एक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट करता है जो एक्ट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर जब वो सिक्रीट करेगा तो एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन होगा। एलएच और एफएसएच एक्ट करेगा थीका सेल और ग्रैनुलोसा सेल्स पर। एलएच और एफएसएच एक्ट करेगा थीका सेल एंड द ग्रैनुलोसा सेल्स और दोनों मिलकर के बनाने लगता है प्रोजेस्टेरॉन एंड द एस्ट्रोजन। उसके साथ भी एक और हार्मोन बनाता है इनहिबिन। तो जब ज्यादा मात्रा में oogenesis होने लगेगा या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का सिक्रीशन जब ज्यादा मात्रा में होने लगेगा, तो उस चीज को बंद करवाने के लिए प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन तीनों मिलकर के एक साथ पिट्यूटरी ग्लैंड पर सिग्नल भेजता है कि आप एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को बंद कर दें। वो हाइपोथैलेमस को भी सिग्नल भेजता है कि आप पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजें कि आप एलएच और एफएसएच के सिक्रीशन को काफी कम कर दें, क्योंकि यहाँ पर अभी भी किसी भी तरह की oogenesis प्रोसेस का जरूरत नहीं है। ये कब होता है, कैसे होता है, इस चार्ट से हम लोग देखेंगे। This is chart shows the days of female sexual versus the sex hormone। यहाँ पर सेक्स हार्मोन के लिए आपको एक चार्ट बनाया हुआ है वर्सेस फीमेल सेक्सुअल साइकिल जो 28 दिन का होता है और उसमें हम लोग चार तरह के एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच और एलएच, चार तरह के सेक्स हार्मोन को इसमें हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक डॉट डॉट मार्क लगाया हुआ है, ये जो ऊपर से नीचे का डॉट डॉट मार्क लगा हुआ है ये 14 दिन पे लगाया हुआ है, 12, 13, 14, 14वां दिन को जो है सेक्सुअल साइकिल का पीरियड का ओव्यूलेशन फेज होता है। अब ओव्यूलेशन फेज के पहले का भाग और ओव्यूलेशन फेज के बाद का भाग, इसी दोनों चीजों को हम लोगों को देखना है। पहले एफएसएच और एलएच को देखेंगे। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है उस दौरान एफएसएच और एलएच दोनों जो है ओवरी में सिक्रीट होना शुरू होता है या स्टिमुलेशन उसका ओवरी पर शुरू होता है और उसी के कारण एस्ट्रोजन भी बनना धीरे धीरे शुरू होता है। जैसे जैसे ओवेरियन फॉलिकल्स का साइज बढ़ते जाएगा वो आपको प्रीमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल से एंट्रम स्टेज जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, वहां तक जब हम लोग पहुंचेंगे वहां तक एफएसएच और एलएच दोनों का एक्शन बना रहता है। बट एफएसएच और एलएच से ज्यादा एक्टिव रहता है आपको एफएसएच। कब तक? 11वां या 12वां दिन तक। 11वां या 12वां दिन को आप देखिए स्ट्रेस जोन का सिक्रेशन काफी मात्रा में बढ़ जाता है। दिस इज नॉट 14, 14th इज हियर और ये लेवल बढ़ा हुआ यहाँ पर, इसका मतलब 11 और 12 दिन को एस्ट्रोजन का लेवल काफी बढ़ा हुआ रहता है। और उसी दिन एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन भी सबसे ज्यादा है। आपको यही ध्यान देना है कि ओव्यूलेशन के एक दिन पहले, 2 दिन पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा बढ़ा रहता है, एफएसएच का थोड़ा सा कम रहता है। और उसी दौरान एस्ट्रोजन का लेवल भी काफी बढ़ा हुआ रहता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफी कम रहता है। जब ओव्यूलेशन हो जाता है, मैच्योर एग रिलीज हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल कंपैरेटिवली प्रोजेस्टेरोन के कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन अब ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होना शुरू करता है और एस्ट्रोजन उसके कंपैरेटिवली कम सिक्रीट होना शुरू होता है। और जैसे ही एस्ट्रोजन कम सिक्रीट होना शुरू हुआ, देखिए एफएसएच और एलएच दोनों का लेवल भी क्या हो गया, डाउन हो गया।
तो अब आप यहाँ देखेंगे प्री ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले एफएसएच और एलएच लगभग एक मात्रा में सिक्रीट हो रहा होता है, बट ओव्यूलेशन के दिन एलएच सबसे ज्यादा सिक्रीट होता है, ना कि एफएसएच। यहाँ ध्यान दीजिए पीक पॉइंट को, एलएच सबसे ज्यादा सिक्रीट होता है। अब ओव्यूलेशन के बाद दोनों का जो लेवल हो क्या हो जाता है, नॉर्मल आ जाता है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में देखेंगे, ओव्यूलेशन 11वां 12वां दिन को एस्ट्रोजन का लेवल काफी हाई रहता है, प्रोजेस्टेरोन का काफी कम रहता है। जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन क्रॉस किया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल जो है काफी कम हो जाता है। क्यों? एक अलग तरह का हार्मोन भी सिक्रीट होता है, हम लोगों ने बताया था, इनहिबिन। इनहिबिन भी ओव्यूलेशन के बाद सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही इनहिबिन सिक्रीट होता है, एलएच और एफएसएच दोनों के लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है। और जैसे ही 28 दिन आया, लेवल नॉर्मल हो जाता है। अब आपको पता है कि 28 दिन के बाद फिर वो नेक्स्ट सेक्सुअल साइकिल में एंटर करेगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। जब नेक्स्ट सेक्सुअल साइकिल में एंटर करेगा वो, तो वहां पर एफएसएच और एलएच का लेवल आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा, जितना होना चाहिए उतना मिलेगा आपको। तो इसी चीज को हम लोग अब यहाँ पर स्टेप वाइज इसको देखेंगे। ये जो डायग्राम है, इसमें पहला जो फेज होता है उसको बोला जाता है फॉलिकुलर ग्रोथ फेज। फॉलिकुलर ग्रोथ फेज के दौरान आपको हाइपोथैलेमस जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि भाई आप एफएसएच और एलएच को सिक्रीट करना शुरू करें। एफएसएच एलएच के साथ मिल करके फॉलिकुलर ग्रोथ करवाता है, ओवरी के अंदर फॉलिकुलर सेल को ग्रोथ प्रोवाइड करवाता है, और उसी दौरान धीरे धीरे एस्ट्रोजन भी सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। शुरू दिन में एफएसएच और एलएच निकलना शुरू होता है, और एस्ट्रोजन भी धीरे धीरे बनना शुरू होता है। एस्ट्रोजन के कम रहने के कारण एफएसएच और एलएच का लेवल भी क्या होता है, काफी कम हो जाता है ना। इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन के दिन 14वां दिन, 11 12 13 14वां दिन में क्या होता है, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। जैसे ही एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, एलएच का लेवल भी सडनली बढ़ता है और एफएसएच का लेवल भी बढ़ता है, बट कंपैरेटिवली एलएच से कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ओव्यूलेशन के दिन में सिर्फ एलएच का लेवल बढ़ता है, एलएच भी बढ़ता है, एफएसएच भी बढ़ता है, बट एफएसएच एलएच के मुकाबले थोड़ा कम बढ़ता है। अब देखिए 14th डे, 14वां दिन पे क्या होता है, एलएच का लेवल एकदम ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, और इसी एलएच के लेवल बढ़े होने के कारण ओवेरी जो है अपने आप को ओव्यूलेशन फेज में इंटर करवा पाता है, या कॉर्पस ल्यूटियम से भी सिक्रीशन होता है, इसी ल्यूटिनाइजन हार्मोन के बढ़े हुए होने के कारण ना। ये जो लास्ट स्लाइड है इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें ल्यूटियल फेज मतलब पोस्ट ओव्यूलेशन फेज। ल्यूटियल पोस्ट ओव्यूलेशन फेज में देखिए कि एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया है, बढ़ गया है। पोस्ट ओव्यूलेशन फेज में, ल्यूटियल फेज में ही एक अनदर हार्मोन का सिक्रेशन होता है, दैट इज इनहिबिन। इनहिबिन भी जब सिक्रीट होना शुरू होता है तो एफएसएच और एलएच के दोनों को लेवल को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। और इस तरह से प्रोजेस्टेरॉन जब ज्यादा मात्रा में इसलिए सिक्रीट होता है ताकि अगर ओवम के साथ एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो यूटरस को वो प्रिपेयर कर पाए, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन अधिक मात्रा में सिक्रीट होना शुरू होता है। और जब ये तीनों, जब मतलब प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन तीनों जब ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, तो यही तीनों हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है कि अब हमको आगे ये प्रोसीड नहीं करना है, इसीलिए आप एफएसएच और एलएच के लेवल को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। जब ये तीनों मिलकर के हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं, तो एफएसएच और एलएच का लेवल जो है कंट्रोल आ जाता है, नीचे आ जाता है, और इस तरह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो जाता है, सेक्सुअल साइकिल खत्म हो जाता है, और एक नया साइकिल स्टार्ट शुरू होना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा आज का ओवरऑल डिटेल। इसमें से अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, यू कैन आस्क। एनी क्वेश्चंस? आप लोग YouTube पे वीडियो लगता है नहीं देख रहे हैं, नो व्यूज नथिंग। आप लोग लगता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप लोग शायद इंटरेस्टेड नहीं है लगता है। आप लोग में से कितने लोग YouTube पे वीडियो, आप लोग 61 लोग हैं आपके ग्रुप में जुड़ा हुआ है, बट आप लोग, इसका मतलब पता चल रहा है कि आप लोग YouTube से वीडियो जाकर के नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। तो क्या क्लास को बंद करवा दिया जाए और वीसी सर को बोल दिया जाए कि सर बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं और वो इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उनको क्लास का कोई जरूरत नहीं है?
बोलिए आप लोग। नहीं सर। नो सर। तो आप लोग पढ़ना, आप लोग व्यूज नहीं है यूट्यूब पे, कोई व्यूज पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों ने इसको देखा है कि नहीं देखा है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब है कि आप लोग उसको नहीं देख रहे हैं। सर देख रहे हैं। नहीं, कुछ लोग देख रहे होंगे, नो डाउट, ऐसा भी नहीं है कि इसमें व्यू जीरो है। जितने लोगों को देखना चाहिए उतने लोग नहीं देख रहे हैं उस चीज को। जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारे आएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इतना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि हम चोरी चलवाएंगे या गेस्ट पेपर से पढ़ना होगा आप लोग को। तो इस स्लाइड से या इस चैप्टर से किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो। चलिए तो हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है सर।